अब मंगल मंगल के ही नक्षत्र में आ गए, यानी मंगल और ज्यादा जो हैं अंगारक हो गए हैं और ज्यादा भड़काऊ हो गए हैं और ज्यादा रौद्र रूप में आ गए, और ये रौद्र वर्ष चल रहा है। और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। 12 अगस्त को मंगल राहु की नक्षत्र आर्द्रा में प्रवेश करेंगे और 12 अगस्त को सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हो रहा है। वो पूरे अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, खाड़ी के देशों में, अटलांटिक महासागर में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बड़े भूभाग को प्रभावित करेगा। कहा जा रहा है कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, हमारे पास जॉब्स नहीं बचेंगी। क्या सच में ऐसा होने वाला है? मुझे याद है जब हम ऑफिसेज में थे, सर्विस में थे, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होने की बात शुरू हुई। ये बात है लगभग 1990-95 के बीच की। तो हम लोगों में एक बड़ा फियर कि कंप्यूटर आ जाएगा तो नौकरियां तो ख़त्म हो जाएंगी, खास करके जो ये अपना क्लरिकल जॉब और ये सब। लेकिन हुआ इसका उल्टा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ में माधवी वत्स। देखिए, अध्यात्म और ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। यही रीज़न है कि जो ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है ये आपकी लाइफ पर सीधा इम्पैक्ट, सीधा असर डालती है। देश और दुनिया में क्या कुछ होने वाला है अगले 5 महीनों में, इन सभी बातों को आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। ऐसे कौन सी 5 मेजर भविष्यवाणियां हैं जो तय है और उन्हें कोई भी टाल नहीं सकता है। आज इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। देश और दुनिया के बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब दुनिया में जो कुछ भी अलग अलग देशों पे असर पड़ता है, कहीं ना कहीं वो हमारे देश पर भी इम्पैक्ट डालता है। और क्योंकि हम उस देश में रहते हैं इसलिए हमारी लाइफ भी उससे अफेक्टेड होती है। लेकिन इस डिस्कशन के अलावा भी इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपकी राशि क्या उन ब्लेस्ड राशि में शामिल है जो कि अगले 5 महीनों में बहुत कुछ पॉजिटिव देखने वाली है? मून साइन के हिसाब से आप जानिए कि क्या आप भी ब्लेस्ड सोल हैं। इसके साथ में हमने ये भी जाना है कि अगर आप एक निवेशक हैं, एक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कौन सा सेक्टर है जो आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो बिना देरी किए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। इस बेहद खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट डॉक्टर राकेश कथूरिया। और इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका मून साइन कौन सा है। आइए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर कथूरिया का। स्वागत है सर ऑन स्पीकिंग ट्री। नमस्कार सर, हमारे अंदर अभी ये क्यूरियोसिटी चल रही है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट हाफ तो निकल गया है 2026 का। अब हम एंटर कर रहे हैं नेक्स्ट 5 मंथ्स में। उन 5 मंथ्स में ग्लोबली आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत टेंशन्स देखी, वॉर्स देखी, कई सारी नेचुरल कैलामिटीज़ भी उसके बारे में भी बोला गया था, काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी हमने देखे ग्लोबली। अगर हम बात करें अलग अलग जगह अलग अलग तरह की घटनाएं, आगे क्या होगा? ये प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट है और ये पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट है। इस समय जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, विशेषकर इस साल के प्रारंभ से ही तनाव बढ़ना शुरू हुआ। देशाध्यक्षों में आपस में जबरदस्त ईगो क्लैश होना शुरू हुआ और उसकी जो एक्सट्रीम हमने देखी 28 फरवरी 2026 को, जब यूएस और इजराइल ने अटैक किया ईरान पे और उनकी टॉप लीडरशिप में 40 लोगों को ख़त्म कर दिया। वो बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था और उसके बाद से ये युद्ध चल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। बीच में सीज फायर भी हुई और जून 3rd वीक में यूएस और ईरान में पेरिस में एक संधि
वार्तालाप हुई और संधि पे हस्ताक्षर भी हुए और लोगों को बड़ी उम्मीद बंधी कि अब जो है शांति हो जाएगी। लेकिन 10 दिन भी नहीं बीते थे कि फिर से बम्बार्टमेंट शुरू हो गई। आपस में एक दूसरे को धमकियां देना शुरू हो गया और 15 जुलाई को गुरु उच्च राशि कर्क में जो चलते चलते अस्त हो गए हैं, यानी कर्क में जैसे ही सूर्य प्रवेश किए हैं तो गुरु अस्त हो गए 15 जुलाई से, और ये 10 अगस्त तक अस्त रहेंगे। गुरु के अस्त होते ही उन्होंने एकदम ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हमारी संधि टूट गई है। जी। और अब जो है अमेरिका बम्बार्टमेंट इजराइल पे करता है और इजराइल खाड़ी के देशों पे बम्बार्टमेंट करता है जो कि यूएसए की सपोर्ट में खड़े हैं। तो ये वार जो है बहुत उलझ गई है। तो इसका जो भविष्य दिखता है अभी 24 जुलाई से मंगल जी वृषभ राशि में चलते हुए मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में आ गए हैं। अब मंगल के ही नक्षत्र में आ गए, यानी मंगल और ज्यादा जो हैं अंगारक हो गए हैं और ज्यादा भड़काऊ हो गए हैं और ज्यादा रौद्र रूप में आ गए, और ये रौद्र वर्ष चल रहा है। और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो मंगल हैं, और मंगल जो है सेनापति होते हैं। अब सेनापति मंत्री के पद पे बैठ गया है, यानी प्रकृति में वो क्या कर रहा है, युद्ध को उकसा रहा है। मंत्री मंत्रणा देता है, अब वो सेनापति होते हुए मंत्री हो गए तो क्या कहते हैं, युद्ध करो। वही हुआ, वो जो संधि हुई उसको टिकने नहीं दिया। चाहे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका खाड़ी के कंट्री हमारे वैदिक विक्रम संवत को माने या ना माने, ये हमारे जो है सनातन प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, किसी व्यक्ति या किसी स्थान को नहीं करता है। तो प्रकृति में पूरी में जो मंत्री है वो सेनापति है, और कुछ देशों में आप देख रहे हैं कि सेना हावी है। ईरान में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है। तो इस समय वो युद्ध को भड़का रहा है और अपने नक्षत्र में आ गया। और ये 2 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध की राशि है, राजकुमार की राशि है, और अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में चलते हुए चलेंगे 6 डिग्री 40 मिनट तक मिथुन राशि में। तो फिर राजकुमार को क्या सलाह देगा, सेनापति लड़ाई में लगे रहो। और इस समय जो राजकुमार हैं इस पूरे युद्ध में वो प्रिंस सलमान हैं जो सऊदी अरेबिया के हैं, यानी उन पे भी बहुत अटैक हो रहे हैं। इधर दुबई पे भी अटैक होते हैं, प्रिंस जायद हैं वहाँ के। तो बुध अब जो है वो 12 अगस्त को मंगल राहु की नक्षत्र आर्द्रा में प्रवेश करेंगे। अब फिर राहु और मंगल का अंगारक सूक्ष्म दृष्टि से देखें, और 12 अगस्त को सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हो रहा है। वो पूरे अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, खाड़ी के देशों में, अटलांटिक महासागर में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बड़े भूभाग को प्रभावित करेगा। लेकिन हाँ, भारत में वो दृश्य नहीं है, क्योंकि भारत के अनुसार वो रात्रि 9:04 से शुरू होगा। अच्छा, टाइम जोन के डिफरेंस। तो जब रात में यहाँ सूरज दिख ही नहीं रहा तो यहाँ उसका ना तो सूतक मान्य है ना ही वो ग्रहण की कोई बात मान्य। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि सूर्य तो एक ही है। अब उसको कहीं भी ग्रहण लग रहा है, ओवरऑल वो प्रभावित हो रहा है। अब वो ग्रहण जिस दिन लग रहा है उस दिन राहु के नक्षत्र में मंगल जा रहा है, और ग्रहण कहाँ लग रहा है, आपके जहाँ कर्क राशि में गुरु हैं, साथ में उनके बुध हैं, साथ में उनके सूर्य हैं, और नक्षत्र क्या है, अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र बुध का है, और उधर बुध की राशि में आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में मंगल आ रहे हैं।
तो ये सारी कम्बिनेशंस, अब जो कर्क से गिने तो 12वीं राशि मिथुन आती है, राइट। जी। और कर्क से गिने दूसरी राशि सिंह आती है, और सिंह में केतु विराजमान है। कर्क राशि मंगल और केतु के बीच में फंसी हुई, इसको बोलते हैं पाप कर्त्री योग। पाप कर्त्री योग। और वहां ग्रहण लग रहा है 12 अगस्त को। इसके प्रकृति पे, पूरे देश दुनिया पे विध्वंसक असर आएंगे, जबरदस्त। हम कोई युद्ध भड़कता हुआ देखते हैं। राजाओं की जो है, देशाध्यक्षों की जबरदस्त ईगो क्लैश होगी, और बड़ी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बड़ा भूकंप, सुनामी, ये जल तत्व की राशि कर्क में हो रहा है। और जो है बुध के नक्षत्र में, ये जो है महिला वर्ग को, कन्या को दिखाता है, उनके लिए भी अशुभ है ये। और साथ में जब ग्रहण लग रहा है उस समय गुरु, बुध और सूर्य हैं, तो ये तीनों ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। जब उसी नक्षत्र और राशि में लग रहा है तो ये नहीं कि साथ वाले प्रभावित नहीं होंगे, उतने नहीं होंगे, थोड़े तो होंगे। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, और उस समय करेला और नीम चढ़ा। 27 जुलाई से शनि देव जी मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, वो भी जल तत्व की राशि है। तो जल के अंदर भयंकर रक्तपात और युद्ध, यानी नेवी बड़ा रोल अदा करेगी इस युद्ध में आगे। शांति नहीं दिख रही है, और हो सकता है कोई महामारी भी फैल जाए, यानी कि एक और पैंडेमिक। क्योंकि बुध के नक्षत्र में जब हो रहा है तो बुध बैक्टीरिया को भी दिखाता है, जी। बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटीज, और कहीं जिसको कहते हैं ना बायोलॉजिकल वार, उसका भी इंडिकेशन आता है। मतलब बायो वेपन्स भी देखने को मिल सकते हैं। यस। सर, आपने बोला कि महिला वर्ग के लिए बड़ा अशुभ समय है। किस तरह से, किस ज्योतिषीय दृष्टि से हम समझें तो कैसे महिला वर्ग के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? महिला वर्ग पे इसलिए इम्पैक्ट होगा कि इस समय जो शुक्र होगा वो केतु के साथ होगा। जी। शुक्र महिला वर्ग को दिखलाता है, और केतु के साथ होना तो ये दिखलाता है कि महिलाओं को पीड़ा, केतु पीड़ा देता है। अब बुध की राशि, बुध के नक्षत्र, चंद्रमा की राशि, चंद्रमा महिला, चंद्रमा भी महिला है, उसकी राशि में बुध के नक्षत्र अश्लेषा में ग्रहण हो रहा है, तो महिला भी हो गई। और बुध जो है कन्याओं को, लड़कियों को दिखाता है, उनके प्रति दुर्व्यवहार और अत्याचार। इस वजह से मैंने ये इंटरप्रिटेशन दी है। तो ये ग्लोबली होते हुए देख रहे जी हाँ, ये ग्लोबली है, हम देश दुनिया की बात कर रहे हैं। हालांकि हमारा देश कंपैरेटिवली सुरक्षित है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव यहाँ नहीं है, लेकिन सूरज तो एक ही है, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं कि अछूता रह जाए। सर, आपने बोला कि वॉर और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएगी, तो आने वाले समय में क्या और भी देश वॉर में इन्वॉल्व होने वाले? इस समय जो मुझे दिख रहा है कि सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, और ये दंगे भड़क सकते हैं यूरोपियन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मंगल राहु की नक्षत्र में है। राहु जो है अपोजिट, विधर्मी, हमारी जो शास्त्रों में विधर्मी कहा जाता है, और सेनापति उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी वो कुछ उल्लंघन कर रहे हैं कायदे कानून का देशों के, और वो उनको बर्दाश्त नहीं है। राशि प्रिंस की है, युवराज की, तो युवराज वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसको वो जो है प्रताड़ित करके कंट्रोल करेगा। तो यहाँ ये दंगे दिख रहे हैं कि जो है, जो मंगल भी वो एक खास रिलीजन की तरफ इशारा करता है, और राहु विधर्मी दिखाता है, तो ये बहुत क्लियर मुझे दिख रहा है कि ऐसी संभावना। और फिर हमें ये नहीं भूलना है कि
इस सूर्य ग्रहण के ठीक 16वें दिन 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण हो रहा है। चंद्र ग्रहण भी विश्व के एक बड़े भूभाग पे दिखेगा। ये कुंभ राशि में हो रहा है और चंद्रमा उस समय शतभिषा में होगा, राहु का नक्षत्र अगेन, और राहु खुद धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, मंगल के नक्षत्र में। और इधर जो मंगल है वो जो चल रहा है मिथुन में, राहु के नक्षत्र में चल रहा है। ये सारी परिस्थितियां दिखा रही हैं कि 28 अगस्त के बाद ये युद्ध और ज़्यादा भड़केगा, प्राकृतिक आपदाएं और ज़्यादा आएंगी, और पहाड़ों पे जो लैंडस्लाइड है, बादलों का फटना, क्योंकि जल तत्व इन्वॉल्व हो रहा है बुरी तरह से, और उसमें ग्रहण लग रहा नहीं, बादलों का फट जाना, अतिवृष्टि, और इससे जन धन की भारी हानि होने की संभावना है। सर, हमने फर्स्ट हाफ में ऐसा भी देखा, हमने अभी तो वॉर की बात कर ली, फर्स्ट हाफ में हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, टैरिफ जैसे मेजर डिसीजंस, जो कहीं ना कहीं अलग अलग देशों की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर चुका है। अभी क्या अमेरिका ऐसे कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाला है? आगे के समय में क्या देखने को मिलता है? इस समय जो अमेरिका की दादागिरी चल रही है, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का जो दिमाग है ना, सटक गया है। हमारे बॉम्बे में एक बड़ा कॉमन वर्ड है, क्या यार तेरा दिमाग सटक गया है, मीन्स अब्सेंस ऑफ रैशनल थिंकिंग। उस पोजीशन पे कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, नहीं, उनके बातों में विरोधाभास है। और ये जिसका दिमाग बैलेंस्ड है वो ऐसी बात नहीं करेगा, या अपने सत्ता और ताकत के अहंकार से भरे हुए हैं। तो इस समय जो परिस्थिति है वो और देशों को और अधिक दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इवन यूरोपियन कंट्रीज को भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो वार में उनका साथ दें, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। तो इससे जो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, टैरिफ की वजह से जो देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, नॉट ओनली टैरिफ, ये जो ऑयल क्राइसिस हो रही है, पेट्रोलियम क्राइसिस हो रही है, इससे भी दुनिया बुरी तरह से प्रभावित है। हर जगह महंगाई बढ़ रही है और आम जनता उससे पीड़ित हो रही है। सर, आगे क्या, जैसे आपने बोला कि आम जनता पीड़ित हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस एक ग्लोबल लेवल पर देखा जा रहा है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है? फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है और होने की संभावनाएं भी नहीं दिख रही हैं। तो कौन से ऐसे देश हैं जिनको अगर हम देखें कि आने वाले 5 महीनों में ये प्रॉस्पर करेंगे, या इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर रहेगी, इनके लिए पॉजिटिव समय रहेगा? हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर है, डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, और आगे आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी बेटर होती हुई दिखती है। लेकिन जो खाड़ी के देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी अर्थव्यवस्था आगे डैमेज होती हुई दिख रही है। कौन कौन से देश हैं, हम नाम ले सकते हैं? ठीक, जैसे खाड़ी के देशों में दुबई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ईरान बुरी तरह से अफेक्टेड है। तो यही मुख्य कंट्रीज़ हैं, खासकर कुवैत में भी बहुत बम्बार्डमेंट हो रही है। तो ये कंट्रीज़ अफेक्टेड हो चुकी हैं और आगे आने वाले महीनों में और ज़्यादा अफेक्टेड होंगी। ब्लेस किन के लिए रहेगा सर ये समय जो है? ये समय जो है हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए अच्छा जाएगा, बेटर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा होगा, चाइना के लिए अच्छा होगा,
और यूएसए के लिए भी, चूंकि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट किए हुए है, तो उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं कह सकते। सर, क्रिप्टो की बात हम करते हैं अगर, तो क्रिप्टो करेंसी जो है या फिर स्टॉक्स हैं, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि बाकी जो देश हैं वहाँ पर ग्लोबल लेवल पर इसका क्या फ्यूचर है, तो क्या कुछ देखने को मिलता है? क्रिप्टो करेंसी जो है टोटली गवर्न होती है यूएसए से, और इसका बिल्कुल जैसा राहु और केतु होते हैं ना, जी। छाया ग्रह हैं, तो ये इस तरह की जो है ना अनटेंजिबल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। अगर देखा जाए तो वास्तव में इसका कोई अस्तित्व तो है नहीं। कभी किसी ने यूज करके इससे कोई मिनरल वाटर की बोतल भी खरीदी हो तो बता दे कि मैंने क्रिप्टो करेंसी से खरीदी है, तो चलन में तो है नहीं, एक इमेजिनरी चीज है, छाया है। और इसमें जो फ्लक्चुएशन अभी हो रही है नेगेटिव हो रही है, इसके सुना मैंने रेट कम हुए हैं, तो इसका मुझे इस साल के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने ऐसा देखा सर कि मुझसे अभी हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन भी करते हैं, तो हम जब भी बात करते हैं हमारा एक तरफ का संवाद नहीं होता, दोनों तरफ का संवाद होता है, तो उनके सवाल बहुत सारे होते हैं। किसी ने पूछा कि माधवी दी, आने वाले समय में कहा जा रहा है कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, हमारे पास जॉब्स नहीं बचेंगी, क्या सच में ऐसा होने वाला है? हाँ, एआई जिसको हमारे कहते थे ना कि ये चीज़ें मायावी हैं, जैसे कहते थे जो असुर हैं वो मायावी होते हैं। अब ये विद्या ऐसी आ गई कि ये एआई से जो हम रील्स वगैरह वीडियो देख रहे हैं, ये पता ही नहीं लगता ये रियल है या फेक है। किसी के नाम से कुछ भी बना लगता है कि रियल है, तो ये बहुत बड़ा एक इसका मिसयूज है। और ये बाकी आज आप कुछ भी प्रॉब्लम है एआई से पूछो, आपको सॉल्यूशन और आइडिया दे देता है। हालांकि इतना परफेक्ट नहीं होगा, बट उससे आपको एक दिशा मिल जाती है। आने वाले समय में ये नौकरियां खाएगा, खा भी चुका है कुछ और खाएगा भी। लेकिन सवाल है कि एआई को डेवलप करना, मेंटेन करना, एक्सपेंड करना, उसके लिए भी तो ह्यूमन फोर्स चाहिए, मिस्टेक्स भी करता है, तो वहाँ उस तरफ रिक्वायरमेंट आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे। मुझे याद है जब हम ऑफिस में थे, सर्विस में थे, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होने की बात शुरू हुई। ये बात है लगभग 1990-95 के बीच की। तो हम लोगों में एक बड़ा फियर कि कंप्यूटर आ जाएगा तो नौकरियां तो खत्म हो जाएंगी। ये बड़ी मतलब डर था, खास करके जो ये अपना क्लरिकल जॉब और ये सब। लेकिन हुआ इसका उल्टा, कंप्यूटर आने से इतने जॉब क्रिएट हो गए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जिनके जो है लाखों डॉलर में मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। छोटी छोटी कंपनियां पैदा हुई, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप करना है हर एक के लिए, उसको मेंटेन करना है, उसको जो है आपस में मार्केटिंग करनी है, तो एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ। यानी कंप्यूटराइजेशन प्रूव्ड ए बिग ब्लेसिंग फॉर द वर्ल्ड, फॉर जॉब, फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो और जो है जिसने समय और दूरी पे विजय प्राप्त कर ली। अब जो है आपको हर चीज 24 घंटे उपलब्ध है। एक जमाना था कहते हो 3 बज गए, अब आपको बैंक से पैसा निकालना है, अब तो नहीं निकाल सकते। सैटरडे संडे आ गया, बैंक की छुट्टी है, पैसे नहीं निकल सकते। किसी को अर्जेंसी इमरजेंसी आ गई, बेचारा फंस गया। दोस्तों से मांगता था कि भाई मैं अगले हफ्ते में मंडे को पैसे निकाल के दे दूंगा। और बैंक में जाते थे कैश निकालने के लिए, लंबी लाइन होती थी, 2 घंटे लग जाते, अपना ही पैसा निकालना है, अपना चेक दे के। अब समय और दूरी पे कैसे नियंत्रण कर दिया इसने, कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन ने। एटीएम में 24 घंटे हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई टाइम नहीं, कभी ले लो। ऑनलाइन आप बैंकिंग कर रहे हो, कभी भी कर लो, बैंक आपके लिए हमेशा खुला है। डिस्टेंस
आपने अपने, समझो ब्रदर रहता है न्यूयॉर्क में, उसको पैसा भेजना है, आपने टिक टिक किया, पासवर्ड डाला, अमाउंट डाला, पता लगा उसके अकाउंट में, विद इन सेकेंड्स पहुंच गया। यस। दूरी पे आपने विजय प्राप्त कर ली। उसी तरह मुझे कई बार, मैं होपफुली देखता हूं कि रादर एक बार हो सकता है कि नौकरियां जा रही हैं, पर इसका बाउंस बैक भी बहुत अच्छा मुझे दिखता है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छी दिखती है। और ये हमारे जो स्तर है आज समाज का, अर्थतंत्र का, राजतंत्र का और जो टेक्नोलॉजी का, उसको कहीं आगे के स्टेज पे ले जाएगा और युग परिवर्तन का ये कारक बनेगा। हम देखेंगे कि 2055 आते आते, 2025 से मैं काउंट कर रहा हूँ, साइकिल पूरा ले रहा हूँ 30 शनि का, साल का। 30 साल का, 2055 आते आते आज की दुनिया और जो उस समय दुनिया होगी, उसमें कंपैरिजन करना मुश्किल होगा, इतने जबरदस्त चेंजेस आएंगे। और उसमें एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी जो है बहुत जबरदस्त रोल प्ले करेगी। 2055 में। नहीं, अभी से शुरू हो गया ग्रेजुअली, तब तक आते आते सब कुछ बदल जाएगा। अद्भुत। सर, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगी अपने व्यूवर्स के लिए 5 ऐसी सटीक भविष्यवाणियां जो होनी ही होनी है, कोई टाल नहीं सकता। देखिए, अभी जो हमने डिस्कशन किया है, आने वाले समय में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, बड़े युद्ध, इकोनॉमी बहुत सी कंट्रीज की डैमेज होती हुई, लेकिन डिफेंस सेक्टर को बहुत राइज करते हुए जैसे मैं देख रहा हूँ ग्लोबली, क्योंकि किसी का किसी पे विश्वास रह ही नहीं गया है। हर कोई सोचता है मेरे पास हथियार होने ज़रूरी हैं। और ये आज का जो युद्ध चल रहा है ना, इतना बड़ा, सारी दुनिया उलझ गई है, परेशान हो गई, उसका भी कारण हथियार है कि ईरान चाहता था मेरे पास एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक हथियार होने चाहिए, और यूएसए कहता था ये हम होने नहीं देंगे। वार सारी हथियारों पे ही है। तो ये बढ़ती हुई मुझे दिख रही है और उससे जो आम पब्लिक है बहुत जो है असंतोष में है, और बड़े बड़े जन आंदोलन दुनिया के बहुत से हिस्सों में होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सर, भारत की बात की जाए, भारत में इस समय एक बहुत ही ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक जो नया युवा वर्ग है वो इस समय काफ़ी आक्रोशित दिख रहा है, और इसके बारे में भी शायद आपने पहले कभी मुझसे कहा था कि इंटरनल ऐसी सिचुएशन भारत में देखने को मिलेगी। तो ये सब क्या और ज़्यादा इंटेंसिफाइड होने वाला है? हम अगर इसको एस्ट्रोलॉजी से समझें, इसका क्या फ्यूचर है? गुरु अतिचारी चल रहे हैं। 2 जून को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में आए, 18 जून से वो अतिचारी हुए। जो आंदोलन शुरू हुआ वो गुरु से संबंधित क्षेत्र को लेके हुआ, पेपर लीक हुआ, और वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। अब वो विद्या से संबंधित है, गुरु ज्ञान का कारक है। अतिचारी तो मैंने पहले भी बताया था कि अतिचारी गुरु इतना शुभ फल नहीं दे पाते, तो ये समस्या पैदा हुई। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, पूरी उसकी मॉडलिटी चेंज की और आर्मी के हाथ में दिया। अर्लीस्ट पॉसिबल एग्ज़ाम रिकंडक्ट हुआ, कुछ दिन पहले उसका रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बड़े तरीके से वो हुआ, यानी आगे के लिए उसकी एक मॉडलिटी फिक्स हो गई। आर्मी के थ्रू होगा, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल वगैरह। अब वो लीक होने की संभावनाएं ऑलमोस्ट ख़त्म है। जो लोग लीक में इन्वॉल्व थे उस पर बड़ा कड़ा एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, और जो नया कानून आ रहा है, जैसे 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ की पेनल्टी, और मैं तो ये कहूँगा कि जो स्टेट लेवल का लीक होता है, जैसे प्रांत के एग्ज़ाम हैं बोर्ड के, पर्टिकुलर स्टेट के, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, और जो
उसके पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, अगर उनका पेपर लीक हुआ तो 10 करोड़ की पेनल्टी, 10 साल की सज़ा। और अगर नेशनल लेवल का पेपर लीक हुआ, जैसे नीट का है, यूपीएससी है और इस तरह के रेलवे के नेशन वाइड एग्ज़ाम, अगर उसका लीक हुआ तो उसको तो सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा कई छात्र इतने इमोशनली हार्ट हुए, डिप्रेशन में गए, सुसाइड कर गए। भाई उसके एक्शन की वजह से लोगों ने सुसाइड किया, यानी वो इनडायरेक्टली हत्यारा वो है। हत्या की क्या सजा है? फांसी की सजा। तो उनको फांसी की सजा, ये प्रोविजन ला के बिल पास होना चाहिए और उसकी सारी संपत्ति चल और अचल जब्त होनी चाहिए। इसके पीछे सर कौन से ग्रह हैं जिन्होंने इस तरह की सिचुएशन को, नई पॉलिसीज बनाने को, नए लॉज को अप्लाई करने को और इस तरह के प्रोटेस्ट को ट्रिगर किया है? एक तो अतिचारी जो गुरु थे, कारण विद्या से संबंधित है, और जो इस समय राहु चल रहे हैं अष्टम भाव में। गुरु और राहु का षडाष्टक है, वो अपने कुंभ राशि में है। अगर आप कर्क से कुंभ गिनेंगे तो अष्टम, और कुंभ से कर्क गिनेंगे तो छठा, षडाष्टक। छठा मृत्यु का घर है और छठा शत्रुता का घर, आठवां मृत्यु का घर है, छठा शत्रुता का घर है। अब वहाँ जो है राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं और ये शनि के नक्षत्र पुष्य में चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनकी जो भिड़ंत हुई षडाष्टक की, तो राहु एक्टिव हो गए। गुरु को अगर हम मान लें, क्योंकि इस साल का संवत रौद्र का जो राजा है वो गुरु है, तो अब यूं प्रकृति बोलती है सनातन की, तो मान लीजिए आज जो हमारी सरकार है वो जो है गुरु है, गुरु रूप है। अब वो उपद्रवी तत्व राहु, गुरु के साथ शत्रुता, प्रबल शत्रु चंडाल योग बनाता है, तो अब चंडाल वाला काम शुरू हो गया, यानी अकारण धरना, और उसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां घुस के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन सारे सजेस्ट कर दिए हैं, पर वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए और देश में अशांति पैदा करके दिखाने के लिए कि सरकार असफल हो गई है। अब ये मंत्री का इस्तीफा ले लो, जबकि उसमें 100% मंत्री का तो रोल नहीं होता है, बहुत सी एजेंसीज है, और उसके लिए जो भी कार्रवाई की गई है, दोषियों को अरेस्ट किया गया है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और नए क्लॉज जो प्रावधान है उसके अंतर्गत दी जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में दी जाएगी। तो आंदोलनकारियों से जो बात हो रही है उसमें भड़कने का कारण क्या हुआ कि मंगल जो है जैसे ही अब अपने नक्षत्र में आया और उग्र हो गया। 12 अगस्त आते आते 24 से और ज़्यादा भड़का है, और जैसे ही गुरु अस्त हुआ है 15 जुलाई से ये धरना प्रदर्शन हिंसक रूप ले गया है। और ये अभी जो मंगल है अपने नक्षत्र में आया है, ये 12 अगस्त तक अपने नक्षत्र में है, तो जैसे ही वो आगे बढ़ेगा यहाँ इस दंगे में शांति हो जाएगी, समझौते हो जाएंगे, गवर्नमेंट की बात को मानेंगे लोग, और गवर्नमेंट इसमें कड़ा से कड़ा एक्शन लेके और जो दोषी हैं उनको भयंकर सजा देगी। सर स्टॉक्स की बात करें, आगे डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टॉक्स को देख करके क्या लग रहा है, क्या कुछ ट्रेंड रहने वाला है आगे? क्या भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या शेप देगा ये आने वाले समय में? आगे के कुछ महीनों में स्टॉक मार्केट से कोई अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि डिस्टर्बेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है ये एक बात है, लेकिन वहाँ से ट्रंप क्या स्टेटमेंट दे देते हैं, रशिया में के प्रेसिडेंट क्या स्टेटमेंट देते हैं, ईरान क्या बोल देता है, चाइना क्या बोल देता है, ये सारे फैक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अब अगर चाइना ने या इधर यूएसए ने बम्बार्टमेंट कर दी ईरान पे, इज़राइल ने कर दी, या उधर वार और तेज हो गई यूक्रेन की, ये सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। तो इस समय हालांकि अपनी बहुत सी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, खास करके जो डिफेंस सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद करनी मुश्किल है जो
समीकरण बनी हुई है पूरे दुनिया में इस समय डिस्टरबेंस की, और जो हमने आने वाले ग्रह स्थिति देखी है डिस्टरबेंस की, तो आम निवेशक मार्केट में सावधानी रखें और अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि क्विक गेन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, बॉन्ड्स हैं, एफडीज हैं। सिल्वर और गोल्ड का फ्लक्चुएशन देख के अगर नीचे आता है तो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली बढ़ते ही हैं, लेटर आर सूनर। रियल एस्टेट का क्या आगे फ्यूचर है सर? रियल एस्टेट का जो फ्यूचर है वो एक्चुअली सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अब किसी सिटी में बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टस हो, जहाँ उसमें गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और या कोई बड़ी कंपनियां वहाँ निवेश कर रही हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो ये जहाँ ये ऐसा हो रहा है वहाँ लैंड के रेट बढ़ेंगे। जैसे कि इसके लिए आज हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं नोएडा। जैसे नोएडा में इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, और ज़्यादा जो है डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में ये एक स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसी जो जगह है वहाँ तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अच्छा है, लेकिन जहाँ डलनेस है, कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही सिटी की, वहाँ कोई ज़्यादा गुंजाइश अभी दिखती नहीं है। सर गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पहले तो बहुत बड़े थे, अभी कहीं कुछ हमें स्टैग्नेशन की अब तरह स्टेबल और देखने साइड को मिल रहा है। वेज हो गए हैं। आगे क्या होगा? नहीं, पहले जो लोग मिस कर गए थे, अगर उनके पास कुछ फंड्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पर किसी भी एक हेड में अपना सारा पैसा ना डालें। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सर मैं ये उन लोगों के लिए पूछना चाहती हूँ जो ये जानना चाहते हैं कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, तो मुझे किस सेक्टर की तरफ देखना चाहिए? उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा एस्ट्रोलॉजिकली? एक तो जैसा बोला कि सबको अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करके डालें अलग अलग हेड्स में, और डिफेंस सेक्टर अच्छा दिखता है, फार्मा सेक्टर अच्छा दिखता है, एफएमसीजी अच्छा दिख रहा है, तो ये ऑटोमोबाइल, इसमें हर साल सेल अच्छी चलती है, बढ़ता जाता है। ये कुछ सेक्टर हैं जो सेफ हैं। सर हम इन्हें क्या ग्रहों से कनेक्ट कर सकते हैं कि ग्रहों का इम्पैक्ट अगर इस सेक्टर पे अच्छा है तो ये सेक्टर बेटर रिजल्ट देगा? ग्रहों का जो है रौद्र संवत है, रौद्र मतलब लड़ाई झगड़े, और उसका जो मंत्री बन गया है वो सेनापति है, मंगल है, तो मंगल युद्ध को प्रेरित करता है, तो डिफेंस सेक्टर इसलिए है। मंगल जो है मेडिसिन्स और केमिकल्स को भी करता है, इसलिए फार्मा सेक्टर है। एफएमसीजी फूड, फूड को कंट्रोल करते हैं बेसिकली जुपिटर एंड वीनस, तो जुपिटर उच्च के चल रहे हैं, वीनस भी अभी उच्च में आएंगे, तुला में आएंगे, और वीनस ज़्यादातर राशियों में ठीक अच्छा फल देते हैं, कुछ एक को छोड़ के। तो इसलिए एफएमसीजी, और वैसे भी ये बेसिक नीड में आता है पब्लिक की, उस बेस पे, और वैसे फार्मा सेक्टर मेडिसिन्स भी पब्लिक को चाहिए, और वार हो रही तो उन जगह पे और ज़्यादा चाहिए घायलों के इलाज के लिए, तो ये सब इस वजह से कनेक्टेड दिखते हैं। सर मैं अब आगे बढ़ती हूँ एंड की तरफ कि अपनी व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूँगी उनके लिए 5 ऐसी ब्लेस्ड राशियाँ जो अगले 5 महीनों में हर तरफ से उनकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है और वो ग्रो करने वाले हैं। यूं तो देखिए, जो कुंडली है ना, वो आपका पूरा अध्ययन करने पे ही पता लगता है, महादशा अंतर्दशा क्या है, आपके ग्रहों की पोजीशनिंग क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उससे लेते। लेकिन फिर भी जो ग्रह गोचर चल रहा है तो एक जनरल जो हम देखते हैं कि जैसे मिथुन राशि है, उनके लिए समय अच्छा है, कर्क राशि के लिए अच्छा है, तुला के लिए अच्छा है, वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा है, मकर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 5 राशियां दूसरे राशियों की कंपैरिजन में अपर एज है इनके पास। फिर भी अपने पूरी कुंडली को देखते हुए लोग बड़ा डिसीजन लें। सर करियर और रिलेशनशिप में इन राशियों को क्या कुछ देखने को मिलेगा?
ये जो 5 राशियां हमने बोली हैं, ये करियर में भी ठीक हैं, रिलेशंस में के लिए भी ठीक हैं अभी। सर, एक रेमेडी मैं जानना चाहूँगी या आने वाले 5 महीनों के लिए, जो लोगों को करियर में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअली असेंड करने के लिए भी, और उसके साथ में अपने रिलेशनशिप्स और फैमिली लाइफ को हेल्दी रखने के लिए हेल्प कर सके। हाँ, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है और कुछ जनरल रेमेडीज ऐसी है जो सबको लाभ देंगी। जैसे लाल किताब के सिद्धांत हैं, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, महिलाओं का सम्मान करें, डेली माथे नाभि जी पे केसर लगाएं, गाय की सेवा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और जीव जंतुओं की सेवा करें। जो तालाब होते हैं वहाँ मछलियों को आटे की गोलियां डालें। आप जो यथासंभव इसमें से कर सकते हैं कीजिए, आपको इसके लाभ मिलेंगे और जीवन में कठिनाइयाँ दूर होंगी और सफलताएं बढ़ेंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला और इतना कुछ हमसे शेयर किया। और हमारी भी यही कामना रहती है कि हमारी परिचर्चा से लोगों को लाभ हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, लेट द पीस प्रिवेल। ग्रहों का असर कैसे देश और दुनिया पर पड़ रहा है और आपके जीवन में वही ग्रह क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं, आज हमने इन सभी बातों को जाना है। अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम सर से आने वाले एपिसोड्स में ले, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस इंसान तक पहुँचाइए जिसके अंदर इस चीज़ की जिज्ञासा है कि आगे आने वाले समय में देश और दुनिया में क्या कुछ असर पड़ेगा और क्या ये समय आपके जीवन को भी इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव रहेगा, या आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आज इन सभी बातों को हमने जाना है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नए एपिसोड में एक और खूबसूरत टॉपिक के साथ में। और अगर आपके अंतर्मन में ऐसा कोई सवाल है, एक ऐसा कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं हम अपने आने वाले पॉडकास्ट में ले, तो उसे भी शेयर करिए। आज के लिए मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।